तक देश में 979 कंफर्म केसेस आए हैं और उन सभी केसेस का स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रीटमेंट फॉलोअप किया जा रहा है। टोटल 25 डेथ रिपोर्ट हुई हैं। कल से अगर हम देखें तो पिछले 24 घंटों के दौरान 106 नए पॉजिटिव केसेस और 6 डेथ रिपोर्ट हुई हैं और ये डेथ 6 डिफरेंट स्टेट से रिपोर्ट हुई हैं। हाई केस लोड के आधार पर इस समय देश में हम एमर्जिंग हॉटस्पॉट्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करते हुए वॉर फुटिंग पर उनके ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए वह एक कार्य कर रहे हैं। रिगरस क्लस्टर कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी उन आइडेंटिफाइड हॉटस्पॉट्स पर इम्प्लीमेंट की जा रही है। हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि जितने भी केसेस हैं, जितने भी सस्पेक्ट केसेस हैं, उनको एज पर प्रोटोकॉल हम चाहे क्वारंटाइन करें या जो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है वो उनको प्रोवाइड कराया जाए। सेक्रेटरी हेल्थ ने स्टेट्स के सभी सेक्रेटरी हेल्थ से बात करते हुए उनसे ये भी कहा है कि जब हम कोविड-19 के लिए बेड्स की संख्या बढ़ा रहे हैं, आइसोलेशन बेड्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल हैं कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए वो डेडिकेटेड ब्लॉक्स हों या स्पेसिफिक हॉस्पिटल ऑर्गेनाइज किए जाएं ताकि वहां उन पेशेंट्स का दूसरे पेशेंट से इंटरमिंगलिंग होते हुए इन्फेक्शन के चांसेस ना हों। इसी के तहत ऑलरेडी कई स्टेट्स और सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर ऑलरेडी उन्होंने एग्जिस्टिंग पेशेंट्स को ईयर मार्क डेडिकेटेड हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट भी करने का कार्य शुरू कर दिया है ताकि हम स्टैंड अलोन डेडिकेटेड हॉस्पिटल बना सकें। इसके साथ ही जैसे कि आप सबको पता है हमने देश के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग और प्रोक्योरमेंट प्रोसेस फॉर पीपीईज, वेंटिलेटर्स और साथ में N95 मास्क के लिए रैंप अप किया हुआ है। इसके साथ ही हम अब पैरेलली विदेशों से भी जहां से भी हम उन चीज़ों को ला सकते हैं उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। कल ही हम लोगों को एक शिपमेंट आई थी विदेश से जिसमें कि मास्क, पीपीईज और वेंटिलेटर्स की सप्लाई भी शामिल है। तो इस तरीके से हम देश के अंदर और देश के बाहर सब तरीके से कैसे हम अपने लॉजिस्टिक्स को अपग्रेड कर सकते हैं, अपने हॉस्पिटल्स को अपडेट कर सकते हैं, उसके लिए हम रिक्वायर्ड एक्शन ले रहे हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने राज्य और यूटीज के चीफ सेक्रेटरीज के साथ आज और कल एक मीटिंग करते हुए लॉकडाउन और उससे रिलेटेड मेजर्स के ऊपर भी समीक्षा की थी। उस मीटिंग में उनके साथ देश के जितने मुख्य और सचिव हैं वो भी थे। 24 घंटे ओवरऑल सिचुएशन को हम मॉनिटर कर रहे हैं और रिक्वायर्ड एक्शन इन टर्म्स ऑफ इसेंशियल सप्लाईज और इसेंशियल सर्विसेज उसके लिए हम एफर्ट्स कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कोविड-19 मैनेजमेंट के लिए एक डेडिकेटेड फंड बनाया है। उसका नाम रखा है केयर्स, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस फॉर एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। इसके द्वारा जो हमारे फिलैंथ्रोपिक लोग हैं, देश के नागरिक हैं, वो अपनी सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए एडिशनल रिसोर्सेज इस एफर्ट के लिए हमें दे सकें। ये एक फंड भी स्टार्ट किया गया है। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा आयुष जो हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है उसके प्रैक्टिशनर से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि आयुष का देश के स्वस्थ रखने में एक लंबी परंपरा रही है और कोविड-19 के स्प्रेड में उनका भी हर तरीके से उपयोग किया जाएगा, उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टरों से कि जनता तक जागरूकता बनाने के लिए टेलीमेडिसिन का भी उपयोग किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा है कि आयुष का जो नेटवर्क है लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री ये स्प्रेड आउट है और इसको WHO की गाइडलाइन के हिसाब से हर तरीके से अपना सपोर्ट प्रोवाइड करना है। उन्होंने साथ ही आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा किए गए एक एफर्ट योगा एट होम उसके लिए भी उनकी सराहना की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी साथ में कहा है कि कोविड के इलाज के लिए कई जो दावे आते हैं उसके लिए आयुष मंत्रालय एविडेंस बेस्ड ICMR से, CSIR से और आयुष के जो साइंटिस्ट हैं उनसे मिलते हुए एविडेंस बेस्ड रिसर्च के साथ पब्लिक को जागरूकता लेके आए। इसके साथ ही हमारे इस ऑनगोइंग एफर्ट्स में माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार 10 एम्पावर्ड ग्रुप आज बनाए गए हैं। उन एम्पावर्ड ग्रुप के द्वारा जो अब तक कार्य हम हर लेवल पर करते आ रहे हैं, उसके साथ ही देश के जो अन्य सचिव हैं, अन्य सेक्रेटरी रैंक के सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनको भी इस कार्य में पहले भी वो इन्वॉल्व थे, बट एक फोकस्ड वे में कैसे वो हम सबको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें, कैसे हम आइडेंटिफाइड चैलेंजेस पर काम कर सकें, ऐसे 10 एम्पावर्ड ग्रुप बनाए हैं। जब मैं आपकी दृष्टि में लाना चाहूँगा उसके फोकस एरियाज हैं
कि कैसे हम मेडिकल इमरजेंसी मैनेजमेंट पर एडिशनल फोकस लाएं। इसके साथ ही हम आइसोलेशन बेड्स, हॉस्पिटल और क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ को कैसे फर्दर अपग्रेड करें, हम कैसे इसेंशियल मेडिकल इक्विपमेंट और सप्लाईज, वेंटिलेटर्स, पीपीईज को कैसे बढ़ा सकें। साथ ही हम अपनी ह्यूमन रिसोर्स और कैपेसिटी बिल्डिंग, जो हमारा हेल्थ स्टाफ है, उसको कैसे अपग्रेड करें कि ताकि हम कोविड के चैलेंज से निकल सकें। और साथ ही अगर कोई पब्लिक ग्रीवेंसेज और सजेशंस हो, उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए कैसे हमारा जो एक्शन है फील्ड लेवल पर, उसको हम फर्दर अपग्रेड कर सकें। इसके साथ ही जैसे कि आप सबकी नॉलेज में भी है कि भारतीय रेल पूरे देश में इस समय आवश्यक वस्तुओं की अवेलेबिलिटी इंश्योर करने के लिए यथक प्रयास कर रही है। अब तक 65% जो वैगन गई हैं वो इसेंशियल सप्लाई से रिलेटेड गई हैं। पिछले 5 दिनों में लगभग 1.25 लाख वैगन जो इसेंशियल कमोडिटीज़ को ट्रांसपोर्ट कर रही हैं, जैसे कि फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, शुगर, सॉल्ट, कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। मैं आप सबसे आखिर में माननीय प्रधानमंत्री जी के वर्ड्स को इको करते हुए फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जैसे कि उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन का ये फैसला अभी हमें कठोर लग सकता है, लेकिन वह हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और हमारे देश की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता। जैसा कि मेरे कलीग ने बताया, केंद्र सरकार निरंतर लॉकडाउन के स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन को रिव्यू कर रही है। कैबिनेट सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी ने चीफ सेक्रेटरीज और डीजीपीज के साथ स्थिति का जायजा लेने के लिए कल शाम और आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंस पर डिटेल्ड मीटिंग्स की। बाय एंड लार्ज लॉकडाउन गाइडलाइंस का सभी स्टेट्स और यूटीज में इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। एसेंशियल सप्लाईज भी मेंटेन हो रही हैं। स्थिति को 24/7 मॉनिटर किया जा रहा है। जहां पर समस्याएं आ रही हैं वहां पर हमारे सारे कंट्रोल रूम के ऑफिसर्स मिलकर उपयुक्त कदम उठा रहे हैं। परंतु जैसा आप सबको पता है, देश के कुछ भागों में माइग्रेंट वर्कर्स का मूवमेंट देखा गया है और इस कॉन्टेक्स्ट में स्टेट्स और यूटीज को स्ट्रिक्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि वे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के बॉर्डर्स को इफेक्टिवली सील करें। शहरों के बीच में और हाईवेज पर लोगों का मूवमेंट ना हो, सिर्फ गुड्स का मूवमेंट हो। इसको मद्देनजर रखते हुए गृह मंत्रालय ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स निकाले हैं। होम सेक्रेटरी जो चेयरमैन है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के, उन्होंने उन पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए निर्देश दिया है सारे स्टेट्स और यूटीज को कि वे कुछ एक्शन है जिनको मैं अभी डिस्क्राइब करूंगी, उसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर्स हैं और जो सीनियर सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस हैं और एसपीज हैं, उनको इस एक्शन को लेने के लिए बाध्य करें। सबसे पहले जो स्ट्रैंडेड लेबर है उसके लिए फूड और शेल्टर का प्रावधान हो। स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के अंतर्गत स्टेट्स और यूटीज को इसके लिए सफिशिएंट फंड मिला हुआ है। जो लेबर चल चुकी है उसको उसके गंतव्य स्थान पर स्टैंडर्ड हेल्थ प्रोटोकॉल के अनुसार मिनिमम 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाए। जितने एम्प्लॉयर्स हैं उनको निर्देश दिया जाए और ये लागू किया जाए कि क्लोज डाउन पीरियड के लिए वर्कर्स को उनके वर्क प्लेसेस पर ड्यू डेट पर बिना डिडक्शन के पूरी वेजेस दें। जो वर्कर्स रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं उनके लैंडलॉर्ड ना उनसे 1 महीने का रेंट मांगेंगे और ना उनसे खाली कराएंगे। डीएम्स और एसपीज को ये आदेश इम्प्लीमेंट करने के लिए पर्सनली रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। आज तक हम लोगों ने तकरीबन 35,000 यानी 34,931 टेस्ट किए हैं। आज भी अगर कल की फिगर देखें तो हम लोगों की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो आईसीएमआर नेटवर्क में है वो 30% ही है। अभी इस वक्त हमने थोड़े से लैब और बढ़ाए हैं। 113 लैब फंक्शनिंग हो चुके हैं और 47 प्राइवेट लैब्स को हमने अप्रूवल दिया है। विच फिगर? ऑलमोस्ट 35,000 टेस्ट, 30% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, 113 आईसीएमआर नेटवर्क के लैब्स जो हैं वो फंक्शनल है और 47 प्राइवेट लैब्स उनको अप्रूवल दिया गया है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं ऑनलाइन क्वेश्चन ले लेता हूं। कैन द हेल्थ मिनिस्ट्री प्लीज क्लैरिफाई
Under what circumstances will rupees 50 lakh insurance coverage benefit will be for health care workers, accidental coverage, and who are the beneficiaries for, who are the entitled persons for this 50 lakh assurance? देखिए, जैसे कि ये स्कीम अनाउंस की गई है, इस स्कीम के लिए न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलके डिटेल्स इसकी वर्कआउट की जा रही हैं। इसके ब्रॉडर कॉन्टूर्स इस तरह से हैं कि अगर कोई भी एक्सीडेंटल लॉस ऑफ लाइफ होती है, आइदर फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंक्लूडिंग कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, जो या तो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहें या केयर में रहें कोविड-19 पेशेंट के, या उससे रिस्क है उनका इम्पैक्ट होने का, तो उसके लिए ये स्कीम लागू होगी। इसके साथ ही इससे पहले भी एक प्रश्न आया था कुछ फोरम्स में कि ये, जैसे हमने बताया था कि ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स और उनके स्टाफ के लिए लागू होने के साथ साथ इसका जो एक और जो डिसीजन हुआ है कि साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल का स्टाफ या कोई रिटायर्ड या कोई वॉलंटियर या कोई लोकल अर्बन बॉडी का कोई एम्प्लॉय जो हेल्थ केयर सेक्टर की फंक्शनिंग के लिए रिक्विजिशन किया जाएगा, इस स्कीम का लाभ उन लोगों को भी मिलेगा। लेकिन इसके ब्रॉडर कॉन्टूर्स इन टर्म्स ऑफ माइक्रो डिटेल्स अभी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी वर्कआउट करके जल्द ही लागू किए जाएंगे। 156। हाँ सर, मैं अशोक हूँ ANI से। जितने पॉजिटिव केसेस हैं हमारे पास, उसमें से कोई डेटा हमारे पास है कि कितने लोग वेंटिलेटर पे हैं इस वक्त और उनकी स्थिति क्या है? देखिए, ये सारा डेटा स्टेट लेवल पर हम उनके साथ मॉनिटर कर रहे हैं। कुछ केसेस जो हैं, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया है कि या तो हाई रिस्क केसेस, और हाई रिस्क केसेस के दो पैरामीटर्स हैं कि एक तो एज एज ए क्राइटेरिया, दूसरा कोमॉर्बिडिटी एज ए क्राइटेरिया, और तीसरा समटाइम्स कॉन्टैक्ट हिस्ट्री एज ए क्राइटेरिया। उनमें कुछ केसेस जो हैं जो सीरियस पाए जाते हैं उनको हम मॉनिटर करते हैं। मैं आपसे स्पेसिफिकली ये फिगर नहीं शेयर कर पा रहा हूँ क्योंकि इस टाइम मेरे पास इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है, हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। 17। For the migrant workers, I mean any of you, are we putting in place a provision where we can test them also, because since they are already on the move and we don't know, maybe some of them might be infected. So apart from food and shelter, will there be a possibility of screening them also for disease possibility? And one question for Mr. Ganga Ketkar, it's about that hydroxy HCQ treatment protocol, which is meant for a select people, you said, I mean nursing staff and as well as those who are caregivers of lab positive cases. So is it part of some trial? Are we doing a trial? Can we call it a trial? Or is it, because you are monitoring these people, it's a small section you said. माइग्रेशन के लिए मैंने एक क्वेश्चन ऑनलाइन ऐड कर देता हूँ साथ में। जो मजदूर वापस अपने घर जा रहे हैं, उन राज्य सरकारों को इनके लिए क्या कोई विशेष गाइडलाइंस जारी की गई हैं या फिर वो सीधे अपने घर जा सकते हैं? देखिए, हेल्थ के इशू में मैं आपको बता सकता हूँ। हेल्थ के लिए जैसे कि हमारी गाइडलाइंस थी, जो हमारे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हमारे देश में आते थे तो एयरपोर्ट पर गाइडलाइन थी कि आने के बाद उनका रिस्क प्रोफाइलिंग किया जाएगा। हेल्थ रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पर अगर ज़रूरत होगी तो उनको फैसिलिटी क्वारंटाइन किया जाएगा गवर्नमेंट फैसिलिटी में, और अगर हमें लगता है कि हेल्थ रिस्क प्रोफाइल में वो हाई रिस्क में नहीं आते हैं तो उनको सूटेबल एडवाइस दी जाएगी कि वो होम क्वारंटाइन करें आने वाले 14 दिन के लिए। इस तरह की डायरेक्शन ऑलरेडी स्टेट्स को दी जा चुकी है। देखिए, जैसे मैंने आपको इससे पहले कई बार बताया है कि मोस्ट ऑफ द केसेस जहां हमारी डेथ रिपोर्ट हो रही है, ऑल दीज केसेस, इसमें कोमॉर्बिडिटी हैज प्लेड ए वेरी मेजर रोल, और उसमें भी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियक हिस्ट्री और कुछ केसेस में इवन किडनी रिलेटेड इश्यूज़ के कारण हमने डेथ रिपोर्टिंग पाई है। और इसी तरह से मैं आपको ये डिटेल मेरे पास है, मैं आपको बाद में आराम से दे सकता हूँ। नंबर 9। My question is to Mr. Agarwal. Mr. Agarwal, yesterday news agency did a story quoting document of Invest India. Yes. March 27 internal document of Invest India saying the availability of masks in India at the moment is 9.1 million against requirement of 38 million, and the availability of PPEs is 0.8 million against the requirement of 6.2 million. Do you deny these figures or you have no knowledge of them? Madam, there are two things. One is you are talking about figures quoted by some organization called Invest India, which is again a government organization. They would have done their analysis, but they would not have taken into account all the PPEs available.
either at state level or even in the central government buffer stock, so those figures may not be 100% completed. Second issue is with respect to the requirement. Now, as I keep mentioning all the time, that this requirement is function of our graded response. So the requirement which we internally had always thought of 1 month earlier might not be the requirement today. And Government of India's effective understanding has been that anticipate and plan in advance. So based on that only, we have already been bringing to notice at all point of time that we have actually been upgrading our response, and we are now accordingly planning that we keep on increasing both number of isolated beds available, and for these isolation beds as well as the ICU beds sufficient infrastructure and logistics to be made available. देखिए PPEs के बारे में जैसे मैंने हमेशा आपको बताया है, PPEs जब शुरू में हमने इसको एनालाइज किया, इवन अर्ली जनवरी में हमने एनालाइज किया, तो PPEs जो थे इम्पोर्टेड क्लॉथ के बनते थे और इंडिया में उसकी अवेलेबिलिटी काफ़ी कम थी। उसको ही ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पर काफ़ी सीरीज ऑफ एफर्ट्स हुए हैं और उन एफर्ट्स के तहत ही मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स और उन्होंने सारे के सारे जितने भी हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चरर्स थे उनको इन्वॉल्व करते हुए सीरीज ऑफ मीटिंग्स की, उसके बाद टेक्निकल एक्सपर्ट से डिस्कस किया, WHO की गाइडलाइंस को समझा और इस वायरस के बिहेवियर और इस वायरस से रिक्वायर्ड प्रोटेक्शन को डिटेल में लेते हुए हमने PPEs की गाइडलाइंस को सूटेबली अमेंड किया। और अमेंड करने के बाद हमने इसको 2 पार्ट में अपने एफर्ट्स को किया। एक तो कि हम इंडिया में जो क्लॉथ अवेलेबल है उसको रिक्वायर्ड टेस्टिंग कराएं, टेस्टिंग कराकर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को प्रमोट करें। और जैसे मैं अब आपसे बात कर रहा हूं, करीब 10+ मैन्युफैक्चर इंडिया में इसके लिए आइडेंटिफाई करके मैच्योर हो चुके हैं, उनके क्लॉथ भी पास हो गए और उन्होंने प्रोडक्शन शुरू भी कर दिया है। इसके साथ ही एडिशनल मैन्युफैक्चरर्स की टेस्टिंग वगैरह हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ताकि हम और इसको ऑगमेंट कर सकें। साथ ही हमने इसके पैरेलल एफर्ट के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिलते हुए विदेशों में जहां पर भी ये PPEs अवेलेबल है उनको भी हम इंपोर्ट करने का कार्य शुरू कर रहे हैं। 51। मैं एक और एडिशनल पॉइंट आप सबकी दृष्टि में लाना चाहूँगा। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, आज हमारे देश में एक लॉकडाउन की स्थिति है। उस लॉकडाउन की स्थिति में बिहेवियरल इश्यूज बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये एक नया प्रोसेस है जिससे हमारे देश के नागरिकों को मिलकर अफर्ट करना पड़ रहा है। तो उस केस में अगर कोई भी ऐसा इशू बिहेवियरल टेंशन, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कोई डाउट, कोई डिप्रेशन टाइप के इश्यूज होते हैं, तो उसके सपोर्ट के लिए जैसे मैंने इससे पहले भी आपसे कहा था कि हमारा जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ बेंगलोर, वो बाकी सारे देश के और इंस्टीट्यूट से मिलते हुए इसको भी प्रमोट करने के लिए, इसके भी सूटेबल गाइडेंस के लिए प्रयत्न कर रहा है। और उसके तहत ही अब निमहांस ने एक टोल फ्री नंबर भी इंट्रोड्यूस किया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके थ्रू अगर आप उस नंबर को पॉपुलराइज कर सकें। वह नंबर है 080, आई रिपीट इट इज 080 4611 0007। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है और आपके थ्रू सब लोगों से, जनता से रिक्वेस्ट है कि हम सब लोग मिलकर इस बीमारी से हमें निकलना है, इस प्रॉब्लम से हमें निकलना है। और एक तरफ हम कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें, दूसरी तरफ हम किसी भी टाइप का बिहेवियरल इश्यूज भी या कोई और जिसे कहते हैं कि एक मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी अगर हमारी दृष्टि में कोई आए तो सरकार आपके साथ है। और निमहांस के साथ साथ हमारे देश के जो इंस्टीट्यूट इस सेक्टर से डील कर रहे हैं, दे आर ऑल getting equipped to provide the required support to the community. मैम आपसे सवाल है कि जो लोग जा रहे हैं, लेबर्स चल रहे हैं, तो लॉकडाउन कहा गया था कि जो जहां है वहीं रुक जाए। ये लोग चल पड़े, बॉर्डर्स तक पहुंच गए। कहाँ गलती हुई? क्या आप लोग नीचे कम्युनिकेट नहीं कर पाए या इन लोगों को जो जाने का ये पैसेज जो है वो खुद आप लोगों की तरफ से दिया गया? यहाँ तक आज जो स्थिति हुई है, कौन जिम्मेदार? हर स्टेट और यूटी में अलग अलग इश्यूज हो सकते हैं एंड अ नंबर ऑफ फैक्टर्स कुड हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस मूवमेंट। बट जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया और आज भी बता रही हूँ कि हमारा फोकस इसी पे रहा है कि जो जहाँ है वहीं रहे। उसके लिए हमने स्टेट्स को कल, जैसे मैंने आप सबके साथ शेयर किया था, ये कहा था कि जो हम मेजर्स ले रहे हैं उनको, चाहे रिलीफ शेल्टर्स देने के लिए, चाहे उनको फूड देने के लिए या उनके लिए फूड ऑर्गेनाइज करने के लिए, या टू इंश्योर कि उनके लिए फाइनेंशियल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फूड ग्रेन्स अवेलेबल हैं, इन सब चीज़ों के लिए अवेयरनेस जनरेशन करें
स्टेट्स और यूटीज इसमें लगी हुई हैं, पर कभी कभी समस्या में उनको चैलेंजेस आती हैं, और इसके लिए हमने बार बार उनको ये एडवाइस दी थी कि वे अवेयरनेस जनरेशन पर ध्यान दें। और आज डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत जो ऑर्डर निकला है उसमें इस कार्य के लिए डीएम्स और एसपीज को पर्सनली रिस्पॉन्सिबल भी किया गया है। Basically, as I mentioned, it has to be a multi-pronged approach. On one hand, you have to generate awareness. On the other hand, you have to also enforce these measures with the best possible, in the best possible way that you can do. And that is why this matter has been reviewed again and again, and each state and UT is doing an extensive exercise right up to its field level to get the message across. And all the measures that we have announced are geared towards this objective. Was there any anticipation of this problem arising once the lockdown was announced? Did the government talk about it? As soon as the message came forward that there are people who have apprehensions, the matter is being reviewed constantly. Mr. Agarwal, yes, Ma'am, one question. let me just add Yeah. a small point. Kindly appreciate, we are all dealing with an unprecedented situation. You know, any situation in earlier times, if it is flood or cyclone, it has affected a part of the country or part of the world. This time we are dealing with a situation which has affected whole world as well as, you know, across the country. So this is a challenging time, we understand, and we actually through you look support of everyone in this process in terms of managing the situation. We know it is a difficult time, we look forward for support of everyone in managing the situation.